योद्धा, भारत के योद्धा। इस कहानी में योद्धा वह नहीं जिसने सिर्फ तलवार लेकर शारीरिक रूप से रणभूमि में युद्ध किया हो। इस कहानी में योद्धा वह हैं जिन्होंने भारत को बनाया है बड़ा भारत, या भारत को बना रहे हैं बड़ा भारत। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आप होते हैं इंस्पायर टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर। कहानी संघर्ष की, कहानी उनकी जिनकी कहानी सुनने के बाद आपको आपके सवालों के मिल जाते हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज के भारत के योद्धा हैं रघुपति रीत सदा चली आई, बिजनेस में घाटा बेशक हो जाए लेकिन वचन ना जाए। उन्होंने एक वचन के कारण आज तक शादी नहीं की। एक वचन के कारण उनको एक बिजनेस में घाटा हो गया, लेकिन जो उन्होंने बोला वो करके दिखाया। हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इन्वेस्टर, उनको हम दानवीर कह सकते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण। आप समझ चुके होंगे हम किसकी बात करने जा रहे हैं। वैसे तो आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि कौन है वो योद्धा जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। उनके बारे में बात करें तो उनकी 100 से ज्यादा कंपनियां चल रही हैं और 100 से ज्यादा देशों में। उनकी एक कंपनी की वैल्यू पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बराबर है। आज वो पूरे भारत में 4% जीडीपी में योगदान दे रहे हैं और जितना टैक्स वो पे करते हैं इतना पूरे 4 स्टेट पे नहीं कर पाती हैं। आसाम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और गोवा, ये चारों स्टेट में मिलकर इतना टैक्स पे नहीं कर पाती हैं भारत देश को जितना अकेले ये पे कर देते हैं। हम बात करने जा रहे हैं श्री रतन टाटा जी के बारे में। श्री रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम नवल टाटा और माताजी का नाम सुनी टाटा है। लेकिन जब ये 10 वर्ष के थे उस समय इनके माता पिता का तलाक हो गया था। उसके बाद रतन टाटा जी को अपनी दादी जी के साथ रहना पड़ा और इनकी दादी जी ने इनको इतनी अच्छी एजुकेशन दी, उस एजुकेशन के कारण ही आज श्री रतन टाटा जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर इनकी फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से हुई है। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब ये भारत आए थे तो उस समय इनकी पहली नौकरी स्टील टाटा में लगी थी और उस समय इनको मजदूरों के साथ ही रहना पड़ा, उनके साथ ही खाना पड़ा। जो जिंदगी एक मजदूर की होती है वही इन्होंने बिताई, वो सीखा, ये संघर्ष इन्होंने किया। लेकिन एक स्टोरी और बताता हूं। तब ये अमेरिका से भारत आए थे तो उस समय ना इनको लॉस एंजलिस में एक देवी जी से प्रेम हो गया था और इन्होंने उनसे वादा किया था कि शादी करेंगे तो आपसे करेंगे वरना शादी नहीं करेंगे। लेकिन ये बात है 1962 की। जब ये वापस भारत आए तो इन्होंने कहा चलिए देवी जी हम वापस चलते हैं, क्योंकि इनकी दादी जी का इनको कॉल आया था, बेटे रतन मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आप आ जाइए। तो इनको वापस आना पड़ा क्योंकि इन्होंने जिंदगी दादी जी के साथ ही बिताई थी। तो उन्होंने देवी जी से बोला, देवी जी आने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके पिताजी ने बोला कि अभी हालत सही नहीं है। उस समय 1962 की बात है, इंडो चाइना का वॉर चल रहा था तो स्थिति गंभीर थी। उन्होंने बोला कि बाद में आ जाएंगे। लेकिन जैसे ये भारत आए इन्होंने इंतजार किया उनका, लेकिन बाद में पता चला कि उन देवी जी की शादी किसी और से उनके पिताजी ने करा दी, उनके माता पिता ने करा दी। तो उसके बाद इन्होंने कभी शादी नहीं की। बोले कि ठीक है वो लॉयल नहीं रही तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो लॉयल हूं ना। तो ये बहुत ही कठिन बात होती है, जो आपके साथ लॉयल नहीं रहता फिर भी आप उसके साथ लॉयल रहें। तो ये सिखाते हैं श्री रतन टाटा जी। इनकी लीडरशिप में इन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट बनाया है पूरे टाटा ग्रुप में। तब इनकी लीडरशिप में पूरे 40 टाइम्स रेवेन्यू बढ़ाया इन्होंने पूरे टाटा ग्रुप में और 50 टाइम्स इन्होंने प्रॉफिट बनाया है। और उस समय इनको सारी लॉस मेकिंग कंपनी दे दी गई थी जिनको इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया। इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी भी बहुत मजबूत थी और इनकी रिलेशनशिप वाली स्ट्रेटजी भी बहुत मजबूत थी। ये अच्छे से रिलेशन बनाना जानते हैं। इन्होंने अपनी लीडरशिप में टीसीएस को लिस्ट कराया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया, जिससे इंटरनेशनली ग्लोबली रिप्रेजेंट हो सके। और एक बात और बताएं, जो इनकी टीसीएस कंपनी है, टीसीएस एक तरफ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ, बल्कि टीसीएस की जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। इस बात को कहने में तो बहुत मजा आता है कि टीसीएस एक तरफ जो भारत की कंपनी है और पूरा पाकिस्तान एक तरफ, मतलब एक पूरा पाकिस्तान उस टीसीएस के बराबर नहीं है और बात करता है पता नहीं कहां की। एक बार श्री रतन टाटा जी कहीं जा रहे होते हैं मीटिंग में, लेकिन अचानक से गाड़ी में पंचर हो जाता है। तो जो बाकी लोग होते हैं रतन टाटा जी के साथ के, वो कोई खोके पर कोई सुट्टा मार रहा है, कोई चाय पी रहा है, लेकिन अचानक सभी का ध्यान जाता है अरे रतन टाटा जी कहाँ हैं, रतन टाटा जी कहाँ हैं। लेकिन जब देखते हैं तो रतन टाटा जी उस ड्राइवर के साथ उस गाड़ी में पंचर लगवा रहे होते हैं। तो बाकी जो लोग होते हैं वो कहते हैं सर आप रतन टाटा हैं, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्यों पंचर लगा रहे हैं, तो काम ड्राइवर का है। तो रतन टाटा जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये ड्राइवर
पंचर लगाता है 30 मिनट में, आधा घंटा लगता है, लेकिन अगर मेरी वजह से अगर मैं इसकी हेल्प करता हूं तो 15 मिनट में लगाता है, 20 मिनट में लगाता है, 10 मिनट में लगाता है। मतलब मेरी वजह से कुछ समय तो बचता है, और जो समय बचेगा वो मुझे इतना ज्यादा समय मीटिंग में मिल जाएगा। और हम कहते हैं कि टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी, यानी कि टाइम बचाइए, पैसा तो खुद पे खुद आ जाएगा। यानी कि लीडर ये कहते हैं कि लीडरशिप इज नॉट पोजीशन बट लीडरशिप इज एक्शन, और वही एक्शन मैं करता हूं। और इसीलिए आज बच्चा बच्चा इनका फैन है और इनको फॉलो करते हैं। हर कोई रतन टाटा जी को फॉलो करता है, अपना आइडियल मानता है। जो बिजनेसमैन है हर कोई इनका कॉम्पिटिटर भी पैर छूता है। एक बार की बात बताते हैं, नारायण मूर्ति जी को जो इन्फोसिस से हैं, उनसे कहा गया कि रतन टाटा जी को आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना है। तो वो आए, लेकिन अवार्ड देने के बाद में नारायण मूर्ति जी ने श्री रतन टाटा जी के पांव छुए। देखिए, एक तो ये भारत की संस्कृति दर्शाता है कि पांव छूना, देखिए इतने बड़े, ज्यादा अंतर नहीं था उनकी एज में, लेकिन उसके बावजूद भी पांव छुए, भारत की संस्कृति है। और दूसरा, कॉम्पिटिटर भी जिसके पांव छूता हो वो है श्री रतन टाटा जी। इन्फोसिस और टीसीएस आपस में कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्फोसिस से नारायण मूर्ति जी ने श्री रतन टाटा जी के पांव छुए। आपने 26/11 का हमला तो सुना है, मुंबई में जो ताज होटल पर हुआ था, लेकिन उस हमले के बाद वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। उनके बाद में श्री रतन टाटा जी ने मात्र 20 दिन में सभी की हेल्प की, और जो लोग वहां पर मारे गए थे, चाहे वो कितना भी पुराना हो, चाहे उसने पहले ही दिन, लास्ट दिन, मतलब जिस दिन अटैक हुआ था उससे पहले ही दिन ज्वाइन क्यों ना किया हो, उनके यहां पर जाकर हेल्प की। और साथ में जो उसकी बाकी लाइफ बची, उनकी सैलरी, यानी कि जैसे जॉब में सैलरी जाती है वैसे सैलरी रेगुलर देते रहे, वही हैं श्री रतन टाटा जी। और यही नहीं, जो आसपास के लोग थे, जो जिनको वहां पर चोट पहुंची थी, उन सभी की हेल्प की। देखिए, आपको पता है गवर्नमेंट को इतना ज्यादा समय लग जाता है उसी चीज के बारे में, यानी कि 26/11 की मैं बात करूं तो वहीं पर ही रिसर्च की और बहुत सारा समय लग गया, लोगों को इंसाफ मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन श्री रतन टाटा जी ने मात्र 20 दिन में सभी की हेल्प की। श्री रतन टाटा जी कहते हैं कि बिजनेस बाद में है, नेशन पहले है। जब उसमें बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था ताज होटल में, तो उसको रिपेयर करने आना था। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि कोई भी आकर के इसको अच्छा करे, बहुत बढ़िया बनाए। तो बहुत सारे लोग आए, तो वैसे ही 2 लोग पाकिस्तान से भी आए, लेकिन वो बिना अपॉइंटमेंट लिए आए। तो उन्होंने बाद में आए, मिले रतन टाटा जी से, उन्होंने बाहर बैठे रहे। जो उनका पीए था, उन्होंने बोला कि बाहर आपसे 2 पाकिस्तानी मिलने आए हैं, लेकिन रतन टाटा जी ने कहा कि बिना अपॉइंटमेंट लिए आए हैं, मैं नहीं मिलूंगा, उनसे मना कर दीजिए। तो उन्हें सुबह से शाम होगी, काफी समय हो गया, लेकिन रतन टाटा जी बार बार मना करते रहे। तो उन्होंने क्या किया, वो दिल्ली में किसी मंत्री जी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम ताज होटल को सही करने के लिए आए हैं और हम बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, हम उसको सही कर देंगे, हमें उसका कॉन्ट्रैक्ट दिला दीजिए। तो उन मंत्री जी ने श्री रतन टाटा जी को कॉल किया कि हेलो, हाँ, पाकिस्तान से ऐसे 2 लोग आए हैं और वो आपका होटल बहुत अच्छा कर देंगे, मैं जानता हूं बहुत अच्छे लोग हैं। तो रतन टाटा जी ने कहा, ये बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि आप बेशर्म हो सकते हैं, मैं बेशर्म नहीं हूं, मुझे नहीं कराना इनसे काम। एक बार पाकिस्तान से काफी सारे ऑर्डर आए टाटा सुमो को। देखिए, तो बिजनेस की बात थी जिसमें श्री रतन टाटा जी को फायदा होने वाला था, पूरे टाटा ग्रुप को फायदा होने वाला था, लेकिन इस डील को भी श्री रतन टाटा जी ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, ऐसे पाकिस्तान के साथ मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, ऐसे पाकिस्तान के साथ मैं डील नहीं करना चाहता जो आतंकवाद फैलाता है, जो भारत देश से लड़ता है। मेरे लिए नेशन पहले है, बिजनेस बाद में है। ऐसे हैं हमारे श्री रतन टाटा जी। श्री रतन टाटा जी कहते हैं कि जो डिसीजन मैं लेता हूं उनको मैं सही साबित करके दिखाता हूं। ऐसा नहीं है कि डिसीजन लिया, अरे यार ये गलत हो गया, सही हो गया, क्या हो गया, पहले सोचो समझो, लेकिन नहीं, मैं पहले डिसीजन लेता हूं और बाद में उनको सही साबित करके दिखाता हूं। ये उन दिनों की बात है जब भारत देश में इतने भी व्हीकल हुआ करते थे, बाहर से आया करते थे, इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ करती थी। तो फर्स्ट जो मोटर थी, पहली मोटर कार थी टाटा इंडिका, जब इन्होंने बनाया, पूर्ण रूप से भारतीय कार थी ये। लेकिन कुछ समय बाद इनको इस कंपनी में घाटा होने लगा। तो ये बिल फोर्ड जी के पास जाते हैं, इनसे कहते हैं कि सर मुझे ना इसमें घाटा होने लगा है, आप मेरी कंपनी खरीद लीजिए। लेकिन बिल फोर्ड कहते हैं, अरे ऐसा बिजनेस चलाते ही क्यों, जब आपको नॉलेज नहीं है, चलाना जरूरी है क्या जिसमें घाटा हो जाता है। मैं आप पर रतन टाटा जी बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं आपकी कंपनी खरीद कर। लेकिन श्री रतन टाटा जी को यह बात यहां पर लग गई। इन्होंने तभी रातों रात डिसीजन लिया कि अब मुझे ये कंपनी नहीं बेचनी है। तभी वापस आए इंडिया और इन्होंने अच्छे से उसको चलाया। लेकिन कुछ समय बाद बिल फोर्ड जी इंडिया आए और देखिए शब्द वही थे, सारी चीजें वही थी, बस थोड़ा सा डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं मेरी ये कंपनी खरीद कर, और आज जगबार टाटा की है।
आप जानते हैं इस बात को। रतन टाटा जी जो मुख से बोल देते हैं वो करके दिखाते हैं, यही तो इनकी ब्रांड वैल्यू है। हर कोई इन पर विश्वास करता है। एक बार इनको कॉलेज से इन्विटेशन आता है, वहां पर इनको स्पीच देनी होती है, लेकिन आपको पता है जहां सेलिब्रिटी आते हैं तो वहां पर कैसी भगदड़ मच जाती है। तो उस कॉलेज में भी भगदड़ मची कि हमें भी रतन टाटा जी को देखना है, हमें भी श्री रतन टाटा जी को देखना है। लेकिन उस भगदड़ के कारण एक बच्चे को चोट पहुंच जाती है, वो नीचे गिर जाता है, जिसको रतन टाटा जी देख लेते हैं। रतन टाटा जी कहते हैं कि बच्चों मैं सभी से मिलकर जाऊंगा, लेकिन ये लेट हो जाते हैं और उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है। टाइम बचता है थोड़ा सा, तो असिस्टेंट से कहते हैं कि असिस्टेंट मेरी फ्लाइट कैंसिल कर दीजिए। ये बात प्रोफेसर को पता पड़ती, प्रोफेसर कहते हैं कि सर इन बच्चों के कारण आप अपनी फ्लाइट कैंसिल क्यों करा रहे हैं, ये तो बच्चे हैं। लेकिन श्री रतन टाटा जी कहते हैं नहीं, मैंने बच्चों से बोला है कि मैं सभी से मिलकर जाऊंगा तो मिलकर जाऊंगा। मेरे लिए अब फ्लाइट वैल्यू नहीं है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जो मैंने बोला है वो मैं करके दिखाऊंगा। श्री रतन टाटा जी कहते हैं रिवॉर्ड द फेलियर, यानी कि जो सबसे अच्छा फेलियर होगा उसको मैं रिवार्ड दूंगा। और उसी के कारण बहुत सारे नए नए इनोवेशन होते हैं। आपको पता है इनकी कंपनी में बहुत सारे इनोवेशन होते हैं। वो किस कारण से होते हैं? इनोवेशन किस कारण से नहीं होते? इनोवेशन इसलिए नहीं होते क्योंकि डर लगता है कि फेल ना हो जाएं, और फेल हो जाएगा तो मालिक क्या क्या बोलेगा। लेकिन इन्होंने कल्चर ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सबसे अच्छा फेलियर होगा उसको मैं रिवार्ड दूंगा, और बहुत सारे इनोवेशन भी हुए। आपको ये श्री रतन टाटा जी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भारत देश के योद्धाओं के लिए जो भारत को बनाते हैं बड़ा भारत, उनके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ये एक सफल प्रयास है उन लोगों तक पहुंचने का जो अपने आइडियाज, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल और अपने तजुर्बे को एक सफल बिजनेस में बदलना चाहते हैं और भारत को बनाना चाहते हैं बड़ा भारत। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर करने के बाद आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को शेयर करने के बाद भारत को बना रहे हैं एक बड़ा भारत। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन हिट जरूर कर लीजिएगा और इस सीरीज को कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आप होंगे इंस्पायर।